हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सास बिना ससुराल में नंदो ने निभाया माँ का फर्ज। नहीं नहीं, कहीं नहीं लेकर जाओ मेरी माँ को, नहीं चलाओ, उन्हें बड़ा दर्द होगा। हाँ, नहीं चलाओ मेरी माँ को, उन्हें दर्द होगा। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। संभालो बच्चों, खुद को संभालो। तुम्हारी माँ को कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई थी। बेचारी रोज तिल तिल करके मर ही रही थी। अब कम से कम उसे इस दुख से छुटकारा तो मिल गया। पिताजी आप ही टूट जाएंगे तो मेरी इन बहनों को कौन संभालेगा। संभालिए आप खुद को पिताजी। मनोहर की पत्नी ममता की कैंसर के कारण मौत हो गई। वो अपने पीछे एक 15 साल के बेटे अंकित और 3 बेटियां, 12 साल की टीना, 10 साल की श्वेता और 8 साल की पूर्वी को छोड़ गई। पूर्वी सबसे छोटी थी। उसे जब भी अपनी माँ की याद आती वो आसमान की तरफ निहारते हुए कहती, दीदी अब तो माँ भी एक तारा बन गई होगी ना, मुझे उनकी बड़ी याद आती है। पूर्वी, माँ तारा बनकर हमेशा हम पर नजर रखती होगी। वो तुम्हें यूँ परेशान देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। चल अब चुप हो जा, श्वेता ठीक कह रही है पूर्वी। टीना और श्वेता पूर्वी को चुप करवाती हैं। तभी उनका भाई अंकित छत पर आ जाता है। ये क्या, तुम तीनों छत पर क्या कर रही हो? चलो चलकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। लेकिन भैया हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं, हम कैसे बनाएंगे? जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। और तुम इस घर की लड़की हो ना, तो घर का काम तो सीखना पड़ेगा और तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे अपनी छोटी बहन से ऐसे कौन बात करता है? वो कैसे ये सब करेगी? नहीं करेगी पिताजी तो सीखेगी कैसे? और माँ तो चली गई बिना इसे कुछ सिखाए। अरे बस कर अंकित, बहुत हुआ। पापा भी आपको गलत लग रहा है, लेकिन बाद में इसके लिए ये सब ठीक होगा और हमें भी आसानी हो जाएगी। शायद ठीक कह रहा है। अब जा बेटा, आलू उबलने रख दे कुकर में। अब वो तीनों बहनें मिलकर खाना बनाना सीखती हैं। साथ ही घर के बाकी काम भी करने लगती हैं। कोई गलती हो जाए तो भाई बहुत डांटता भी था। ऐसे ही वक्त गुजरता है। पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अब वो थोड़ा बहुत बीमार भी रहने लगे थे। ऐसे ही दिन बीते और अब वो सब बड़े हो गए। अंकित की शादी हो गई। अंकित की पत्नी आरुषि शादी कर अपने ससुराल आती है, लेकिन उसकी भी माँ नहीं थी, इसलिए उसने भी कभी खाना बनाना नहीं सीखा। वहीं जैसे ही आरुषि अपने ससुराल में आती है, फिर तीनों नंदे बड़ी प्यार से फूलों की बरसात करके उसका गृह प्रवेश करती हैं। भाभी आपका हमारे घर में स्वागत है। भाभी आपको ठंड लग रही है, मैं शॉल लाऊं? नहीं, सब ठीक है। हे भगवान, मायके में माँ नहीं थी, अब ससुराल मिला तो वो भी बिना सास का है। सोचती थी ऐसे ससुराल में जाऊंगी जहाँ सास होगी और मुझे सास से माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सास ही नहीं है। क्या भगवान जी, मेरी जिंदगी में मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिलेगा। अरे भाभी किस सोच में पड़ गई? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे फिर तो तुम्हें जोर की ठंड लग रही थी ना। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए शॉल ले आती हूँ। इसके बाद हम अंगूठी ढूंढने की रस्म भी करेंगे। फिर टीना मखमली गद्दे पर अपनी भाभी को बिठा देती है, जहाँ दूल्हा दुल्हन अंगूठी ढूंढने की रस्म करते हैं। ये आरुषि भाभी अब आपको जीतना ही होगा। अरे क्या पता कहीं भैया ही जीत जाए। अरे कोई भी जीते, लेकिन इस घर की बागडोर तो घर की लक्ष्मी यानी कि भाभी के हाथों में ही रहेगी। तभी पड़ोसन ताना देते हुए कहती है, अरे जिस घर में सास नहीं होती वहाँ बहू कुछ नहीं संभाल पाती। इस बेचारी की किस्मत भी कितनी खराब है, ना तो किस्मत में माँ थी और ना ही सास मिली। आंटी जी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, इकलौती भाभी की हम 3 नंदे, हम सब संभाल लेंगे। भाभी जल्दी से अंगूठी ढूंढो ना और भैया को हरा दो। फिर जैसे ही आरुषि अंगूठी ढूंढती है तो उसे ही अंगूठी मिल जाती है और तीनों नंदे भाभी को गले लगा लेती हैं। कुछ देर के बाद वो उसे कमरे में छोड़कर आती हैं। बात करने में तो मेरी तीनों नंदों का स्वीट नेचर लग रहा है। अब तो कल मेरी पहली रसोई होगी, मैं कैसे सब कुछ करूंगी समझ ही नहीं आ रहा। अगली सुबह आरुषि अपनी पहली रसोई के लिए काफी घबराई हुई थी। उसकी घबराहट उसकी नंदे समझ गई। श्वेता दीदी, भाभी मुझे बहुत घबराई हुई लग रही है, चलिए हम भी चलकर उनकी हेल्प करवा देते हैं। हाँ ठीक है, तुम ठीक कहती हो, चलो चलते हैं। अब बहू की पहली रसोई होती है जहाँ वो बहुत घबराई हुई होती है। उसे ठीक से न सब्जी काटनी आती है, न पूरी बनानी आ रही थी, ऊपर से हाथ और कट जाता है। अरे भाभी ये आपने क्या कर दिया? आपका हाथ कट गया, आपको खाना बनाना नहीं आता? वही तो, भाभी को तो पूरी सेकनी भी नहीं आती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ठीक से कोई काम करना नहीं आता है। वो माँ नहीं थी ना, और भाई ने काम करने नहीं दिए, वो खुद ही संभालते थे इसलिए। तभी उन तीनों को अपने भाई का किया हुआ व्यवहार याद आता है और वो चुप हो जाता। दीदी आप सब घबराइए मत, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब सीख जाऊंगी। अरे भाभी इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। बहुत कम उम्र में आपकी मम्मी आपको छोड़कर चली गई थी, इसलिए आपको कुछ नहीं आता। माँ की कमी तो हमें भी महसूस होती है। अब हम आपको रोने नहीं देंगे। अगर नहीं आता बनाना तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आपको सिखा देंगे। हाँ भाभी, ये मत समझना कि ये बाकी ससुराल वालों की तरह ससुराल है जहाँ पर ननद खड़ूस होती है। आप हमें अपनी बहन ही समझिए। और हाँ भाभी, गलती होगी तभी तो सीखोगी, माँ कभी डरा कर नहीं सिखाती। तीनों नंदों की मदद से आरुषि पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसे ससुर जी और पति खाते हैं।
अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ बहू, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। जरा और गाजर का हलवा दो, इसमें तो बिल्कुल तुम्हारी सास के बनाए हाथों की महक है। हाँ पापा जी, क्योंकि ये हलवा दीदी ने बनाया है। बाकी सारा खाना बनाने में मेरी तीनों माँ जैसी नंदों ने ही मेरी मदद की है। अरे अरे भाभी, हमें माँ का दर्जा मत दीजिए, हम इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से आप मेरा ख्याल रख रहे हैं और मुझे खाना बनाना सिखा रही हैं, ये तो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। हाँ बहू, मैं तुम्हारी बात से बता सकता हूँ, मेरी बेटियाँ अपनी माँ से कम थोड़ी हैं। अच्छा ठीक है, बहुत होगी तारीफ। लड़कियों की ज्यादा तारीफ करो ना तो वो सर पर चढ़ जाती हैं। इसीलिए बाबूजी इनकी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और कल को पराये घर जाएंगे तो अच्छी बात है। जितना बनाना सीख जाए तो उतना ही बेहतर है। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अंकित की सख्ताई देख आरुषि को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। फिर तीनों नंदे ससुराल में उसे कंफर्टेबल फील कराती हैं। जो काम उसे नहीं आता वो थोड़ा थोड़ा सिखाती हैं। एक दिन तीज का व्रत होता है। ये पूजा व्रत तुम ना ही करो बहू तो बेहतर है, क्योंकि जिन बहुओं की सास नहीं होती उन बहुओं की पूजा कभी सफल नहीं होती। हाँ, और बहुओं को चुन्नी उड़ाने की रस्म सास करती है, तभी पूजा सफल होती है। बहू की आंखें भर आती हैं। तभी तीनों नंदे से सिर से चुन्नी उड़ा देती हैं। आज ये रस्म अधूरी नहीं है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें सिर्फ बेटियां नहीं, माँ बनना भी सिखाया था। कहा था जिस दिन तुम्हारी भाभी इस घर में आए तो तब से सारी सास वाली रस्में तुम चारों ही निभाना और मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने देना। आज ये चुनरी हमारी माँ नहीं, उसकी परछाइयों ने उड़ाई है। शुक्रिया दीदी, आप सभी ने कदम कदम पर बिना सास के होते हुए भी एक माँ का फर्ज निभाया है। अब आरुषि और उसकी नंदों की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अब कभी आरुषि उनके लिए शॉपिंग करके ले आती तो कभी उन्हें रेस्टोरेंट ले जाती। आरुषि, क्यों तुम उन सबकी आदत बिगाड़ रही हो? बेकार ही उन पर खर्चे कर रही हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? वो तीनों आपकी बहनें हैं, जिन्होंने तुम्हारी पत्नी को माँ से भी बढ़कर प्यार दिया, लेकिन तुम ना जाने क्यों उनके साथ इतने सख्त हो। आरुषि की बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। शायद तुम सही कहती हो। माँ के जाने के बाद मैं उनके साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया। शायद इसीलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ और मुझे उनकी माँ बनकर उनका ख्याल रखना था। लेकिन घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए वो बड़ी बन गई और माँ की तरह इस घर को संभालने लगी। लेकिन जिस प्यार की वो असल में हकदार थी, वो मैं सख्ताई के चक्कर में उन्हें कभी दे ही नहीं पाया। लेकिन अब मैं उन्हें और दुख नहीं दूंगा। उस दिन के बाद अंकित और आरुषि भी उन तीनों का अच्छे से ख्याल रखने लगे और उन्हें खूब प्यार देने लगे। मम्मी, मैं पहले ही बता रही हूँ कि मेरी शादी ना छोटी फैमिली में करना, क्योंकि मुझे अपनी सहेली प्रेरणा की तरह वो सब तामझाम नहीं चाहिए जैसे उसके बड़े से ससुराल में होता है। आपको पता है, त्योहार वाले दिन भी वो बेचारी अपने भरे पूरे परिवार के लिए पकवान ही बनाती रहती है। त्योहार मनाने का तो उसको समय ही नहीं मिलता। हाँ हाँ, मैं समझ गई। और तेरी माँ अच्छे से जानती है कि तू क्या चाहती है। और बेटी, जब हमारा खुद का परिवार 4 लोगों का है तो फिर हम कैसे तेरी शादी बड़े परिवार में कर दें? तो फिक्र मत कर। बड़े भाई साहब ने एक रिश्ता बताया है। छोटा परिवार है, लड़का और उसके माता पिता ही हैं। परिवार में तो खुश रहेगी। अरे वाह, इसका मतलब अब ननद का झंझट ही खत्म वहाँ पर। कुछ ही दिनों बाद सुभिक्षा की शादी राघव नाम के लड़के से हो जाती है। अपने छोटे से परिवार में आकर वो बड़ी खुश थी। 3 जन का परिवार था, जिसमें झट से वो सबके लिए खाना बना देती। एक रोज, प्रेरणा, तू भी ना बेकार में इतने बड़े परिवार के लफड़े में फंस गई। मुझे देख, गिन के 3-4 लोग हैं परिवार में, झट से सबके लिए 2-2 रोटी बनाती हूँ और फ्री हो जाती हूँ। अब मुझ में तेरे जितनी अकल थोड़ी न है, लेकिन बड़े परिवार की जहाँ कुछ कमियां होती है ना, वही उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। अच्छा चल, मैं फोन रखती हूँ, मेरा खाना बनाने का वक्त हो रहा है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ समय बाद दशहरे का त्योहार आने वाला था। शुभी शादी के बाद आने वाले अपने इस त्योहार के लिए बड़ी ही एक्साइटेड थी। माँ जी, मैं कल चली जाऊँ अपने मायके पर दशहरे का त्योहार मनाने? हाँ हाँ बहू, ये भी कोई पूछने की बात है, लेकिन कल हमारे कुछ रिश्तेदार भी आएंगे, तो उनके आने के बाद ही तू जाना। अब तू नई बहू है, सब ये त्योहार तेरे साथ मनाना चाहते हैं। अब तू ही नहीं होगी तो अच्छा थोड़ी न लगेगा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं उनके आने के बाद चली जाऊंगी। सुभिक्षा कमरे में जाकर अपनी माँ को अपने आने की खबर देती है और फिर तैयारियां करने लगती है। मैं तो ये वाली साड़ी पहनूंगी कल, ये रंग मुझ पर खूब खिलेगा, और साथ में ये मैचिंग ज्वेलरी और ये बैंगल्स। राघव, बताओ ना, ये वाला हार पहनूं इस साड़ी के साथ या ये वाला? जो भी पहनो मेरी वाइफी, तुम दोनों में ही कमाल लगोगी। फिर अगले दिन सुभिक्षा सुबह ही घर के काम निपटाकर तैयार हो जाती है। हाय वारी जावा, मैं अपनी नजर उतार लूं, क्या लग रही हूँ मैं। तभी उसकी सास की आवाज आती है, सुभिक्षा बहू, जरा रसोई में आना। जी माँ जी, आई। सुभिक्षा रसोई में जाती है, जहाँ उसकी सास बड़े बड़े पतीले और बर्तन लेकर खड़ी थी। आ गई बहू, तू ये ले, मैंने बर्तन निकाल लिए हैं, अब तू खाने की तैयारी कर। इतने बड़े बड़े बर्तन माँ जी?
हाँ बहू, मेरे सब ससुराल वाले आएंगे, जैसे कि तेरी ताई सास, ताया ससुर, उनकी बहुएं यानी कि तेरी जेठानियां, उनकी नंदे। हमारे यहाँ हम हर साल ऐसे ही त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, कभी इसके यहाँ तो कभी उसके यहाँ। ये सुनकर तो सुभिक्षा के होश ही उड़ जाते हैं और अब दौर शुरू होता है धीरे धीरे घर में मेहमानों के आने का। पहले ताई सास और उनका परिवार, उसके बाद चाची सास और उनका परिवार, फिर बुआ सास, तो कभी उनके गांव की कुछ औरतें जो कि उन्हीं के मोहल्ले में रहती थी। ऐसे सारा दिन एक न एक रिश्तेदार चला आ रहा था। सुभिक्षा को तो जैसे रसोई से फुर्सत ही नहीं मिलती। बहू देख तो दिल्ली वाली बुआ जी आई हैं, इनके लिए अदरक वाली चाय बनाकर ले आ, और वो भी बिना चीनी के। जी जी बस अभी लाई। रसोई में लगातार काम करते करते अब पसीने से मेकअप भी बहने लगा। इसी बीच उसकी माँ का फोन आ जाता है। शुभी बेटी, कहाँ रह गई तू, अभी तक आई क्यों नहीं? क्या बताऊं माँ, सुबह से शाम हो गई, लेकिन यहाँ तो मेरी सास का ससुराल खत्म ही नहीं हो रहा। अब जब वक्त लगेगा मैं आ जाऊंगी। सुभिक्षा बिन सबसे परेशान होने लगी थी। उसकी सास जहाँ सबकी आवभगत में लगी हुई थी, वहीं सुभिक्षा के ससुर यानी मनमोहन जी को ये बात समझ आ रही थी कि कहीं न कहीं बहू परेशान होने लगी है इन सब से। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, फिर सब लोग साथ में मिलकर दशहरे का त्योहार मनाते हैं, जिसके बाद सभी रिश्तेदार शाम को वापस घर चले जाते हैं। ये इतने सारे रिश्तेदारों से तो हालत ही खराब हो गई। मनमोहन जी सुभिक्षा का लटका हुआ चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि उसे ससुराल वालों का आना अच्छा नहीं लगा। वो सुभिक्षा को समझाते हुए कहते हैं, बहू, जिन चीजों से तुम इतना परेशान हो रही हो ना, ये सब तुम्हारी सास पिछले कई सालों से बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी किए जा रही है। उसने अपने ससुराल के इन रिश्तों को कई साल तक संभाल के रखा है। धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब की आदत हो जाएगी, साथ ही इन सब रिश्तों की अहमियत भी समझ आ। लेकिन अपने ससुर की बात पर खास ध्यान न देते हुए सुभिक्षा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सुभिक्षा को अपने यहाँ सास के ससुराल वालों का आना कुछ खास पसंद नहीं था। फिर एक रोज उसकी सास यानी कि गायत्री देवी जब छत से कपड़े उतारकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उनके पांव में चोट लग जाती है, जिससे अब डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट की सलाह देते हैं और अब सुभिक्षा को ही अपनी सास को नहलाने से लेकर खिलाने तक का काम करना था। उधर ये खबर मिलते ही अगले दिन ही सास के ससुराल वाले उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। नई बहू, तू अभी नई है, तो ये सब अकेले नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं और मेरी दोनों बहुएं कुछ दिन यहीं रहकर गायत्री की देखभाल करेंगे। अब कुछ दिन उसकी ताई सास यानी यमुना देवी अपनी दोनों बहुओं अंजलि और कविता के साथ वहीं रहती हैं। जहाँ यमुना देवी गायत्री को नहलाने और उठने बैठने में मदद करती, तो वहीं उसकी दोनों बहुएं उनके खाने पीने से लेकर दवाई तक का ध्यान रखती। साथ ही सुभिक्षा के साथ घर के कामकाज में भी हाथ बटाती। चाची जी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने खिचड़ी बनाई है, ला बहू मैं खिला दूं। उन सभी ने आते ही घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। ये सब देख सुभिक्षा भी बहुत खुश थी। थैंक गॉड ये सब आ गई, नहीं तो मैं अकेले ये सब कैसे मैनेज कर पाती। इसी तरह गायत्री के कोई न कोई रिश्तेदार उनसे मिलने वहां आते रहते, साथ ही उसके लिए फल, जूस, काजू, बादाम और भी ढेर सारी चीजें लाते रहते। ऐसे ही समय बीता और साल भर बाद सुभिक्षा ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया, जहां अस्पताल में उसके सभी रिश्तेदार उससे मिलने आए। उसकी माँ भी आई, जिनसे सुभिक्षा कहती है, माँ मुझे कुछ दिन मायके ले चलो, तुम तो जानती हो ऐसी हालत में जच्चा बच्चा दोनों को देखभाल की कितनी जरूरत होती है। ये सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है। वो बेटी, तू तो जानती है मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं रहती, ऐसे में मैं कैसे तेरा और बच्चे का ख्याल रख पाऊंगी। जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाए तब तू आ जाना, अभी तो तू ससुराल में रहकर ही अपनी सास से सेवा करवा। ये सुनकर सुभिक्षा को बड़ा अजीब लगता है। फिर जब वो घर आती है तो देखती है कि उसकी सास के ससुराल वालों ने घर को अच्छे से उसके वेलकम के लिए सजाया हुआ है। साथ ही अब वो सब उसका और उसके बच्चे का खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं। कोई उसकी और उसके बच्चे की मालिश करता, तो कोई उनके खाने पीने का ध्यान रखता, तो कोई बच्चे को नहलाता, तो वहीं कुछ ने रसोई और घर का सारा काम संभाल रखा था। ये सब देख उसे बड़ी खुशी होती है और अब उसे बड़े परिवार और रिश्तेदारों की अहमियत समझ आती है। फिर कुछ महीनों बाद, सुभिक्षा बेटी जल्दी से अनु को लेकर मायके आ जा, आज साथ में मिलकर हम लोग दिवाली का त्योहार मनाएंगे। नहीं माँ, आज मेरे सास के ससुराल वाले यानी मेरे ससुराल के लोग अनु और हमारे साथ त्योहार मनाने आ रहे हैं, तो पहले मैं अपने ससुराल वालों की खातिरदारी करूंगी, उनके साथ त्योहार मनाऊंगी, उसके बाद ही वहां आ पाऊंगी। ये कहकर वो फोन रख देती है। उस दिन सुभिक्षा ने खुशी खुशी सभी रिश्तेदारों का स्वागत किया और उनके लिए बड़े प्यार से तरह तरह के पकवान बनाए। फिर सबके साथ त्योहार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।